हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून 2024 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, राजस्थान पीटीटी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 9 जून 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार, विषोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार या विसंगति अलंकार? जल्दी से आंसर दिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहां बिना कारण के कार्य हो रहा है, इसलिए यहां पर हो जाएगा विभावना अलंकार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अधोलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, अगर आपने पीटीटी का फॉर्म फिल किया है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लीजिए आप लोग। अधोलिखित में कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या बघेली? बताइए क्या आंसर होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बघेली, और ये बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी, ये जो बोलियां हैं ना, ये तीनों बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। लेकिन इसमें ये बोला जा रहा है कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो बघेली जो है ना, ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दिए सभी बच्चे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर दिए सभी बच्चे। देखिए, सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अप्रवस, फिर हिंदी। तो हिंदी भाषा के विकास का जो सही अनुक्रम है ना, वो ये रहा। तो ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी भाषा की लिपि है खरोष्टी, ब्राह्मी, देवनागरी, इनमें से कोई नहीं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है ये आपको बताना है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी मानक भाषा नहीं है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, अवधी। निम्नलिखित में से कौन सी मानक भाषा नहीं है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। निम्नलिखित में कौन सी मानक भाषा नहीं है? इसमें जो देखिए गाइस, अवधी भाषा जो है ना, ये मानक भाषा नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित क्रिया संबंधी अशुद्धियों वाले वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित क्रिया संबंधी अशुद्धियों वाले वाक्यों से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। अगर आप पीटीटी 2024 या बीएसटीसी 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएसटीसी के एग्जाम में जनरल हिंदी से कुल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें आप लोग। तो जो बच्चे वी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न पूछना,
तो ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित क्रिया संबंधी अशुद्धियों वाले वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनना था, तो प्रश्न पूछना ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इनमें आपको यह बताना है कि इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। मैं अनको, यहां पर क्या होना चाहिए, मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूं, तो यही वाला गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो यही अशुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? हंसी, ये आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है आपका। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हंसी लिखा कैसे जाता है। हंसी को लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा, हंसी ऐसे लिखा जाता है, तो ये तो खैर अशुद्ध हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वे क्या कहलाते हैं। पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वे कहलाते हैं, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो वे शब्द कहलाते हैं अनुकरण वाचक, यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में तद्भव शब्द कौन सा है। जो शब्द हिंदी भाषा से निकले हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं, तो इसमें हिंदी भाषा वाला शब्द कौन सा ये आपको बताना है। चूज कीजिए आंसर। देखिए इसमें जो बावली है ना, बावली, ये आपका हिंदी भाषा वाला शब्द, तो यही हो जाएगा आपका तद्भव शब्द, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा निम्नांकित शब्दों में एक शब्द कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा? देवदारू, कल्पतरु, कल्पद्रुम या कल्पप्रभु। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा? देखिए देवदारू जो है ना, देवदारू, ये आपका कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। युक्त, विषयुक्त, निरुक्त, अमयुक्त। संयुक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? संयुक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? वियुक्त होता है, तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उत्पत्ति, रचना, व्युत्पत्ति, इनमें से कोई नहीं। एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं यह आपको बताना है। तो एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं रचना, यानी वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा कि रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द समुद्र, सोता, समाधि या संसार। रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द होता है समुद्र, यानी ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस, अलाव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अंगीठी, जल, धरती, आकाश। अलाव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए अलाव का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन नंबर ए, अंगीठी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपील शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अपील शब्द कैसा शब्द है ये आपको बताना है। अपील जो है ना ये विदेशज शब्द है, तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लालटेन शब्द है, ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग इस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। लालटेन कैसा शब्द है?
देखिए लालटेन शब्द जो है ना ये भी आपका विदेशा शब्द हो जाएगा। तो देखिए मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेगा। अपील और लालटेन ये दोनों शब्द कैसे शब्द हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। अपील और लालटेन ये दोनों शब्द विदेशा शब्द हैं, यहाँ पर रिमाइंड में फिट कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कमल किस प्रकार का शब्द है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ऋण, यौगिक, योग ऋण, इनमें से कोई नहीं। कमल किस प्रकार का शब्द है यह आपको बताना है। देखिए कमल जो है ना ये आपका ऋण शब्द हो जाएगा, तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपके मन में बात आ रही होगी कि अगर मान लीजिए अगर पेपर में ऋण शब्द और योग ऋण शब्द आ जाएं तो ऋण और योग ऋण को कैसे पहचानें। सबसे पहले ऋण की बात कर लेते हैं। जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे कि नाक, कान, पीला और झट आदि, इन शब्दों के खंड करने पर इनका अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि ऋण जो है ना, ऋण, कमल जो, जैसे कि कमल, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा तो ये आपका ऋण शब्द हो गया है, क्योंकि इसके खंड नहीं हो सकते हैं। क्या बोला जा रहा है, जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले। तो कमल के शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये आपका ऋण शब्द हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि योग ऋण अगर पूछा जाए तो योग ऋण को कैसे पहचाने। तो देखिए योग ऋण को पहचानने का तरीका क्या है, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर हुआ आपका, और गणेश दशानन, और रावण हुआ, पंकज हुआ, कमल हुआ, ये सभी शब्द जो है ना ये योग ऋण शब्द हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि अर्थात कीचड़ में उत्पन्न कमल आदि, पंकज जैसे कि पंकज हुआ, कीचड़ में उत्पन्न आदि, तो ये शब्द योग ऋण कहलाते हैं। तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 69 क्वेश्चंस क्या है कि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं। लिपि, भाषा, वर्ण, इनमें से कोई नहीं। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं लिपि। इस क्वेश्चन को बाद देख लीजिएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भाषा और लिपि है एक दूसरे के विरोधी, वी है एक दूसरे के पूरक, सी है एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, डी है इनमें से कोई नहीं। भाषा और लिपि है, बताइए क्या आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। एक दूसरे के पूरक, भाषा और लिपि जो है ना ये एक दूसरे के पूरक हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है। हिंदू से, हिंद से, सिंधु से, इनमें से कोई नहीं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति ये किससे हुई है। तो देखिए हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वो सिंधु से हुई है, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है। रोमन, गुरुमुखी, खरोष्ट या ब्राह्मी। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है ये आपको बताना है। देखिए देवनागरी लिपि का जो विकास है ना ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। 73वां क्वेश्चन क्या है, हिंदी है हम वतन हैं। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, पंक्ति में हिंदी का अर्थ क्या होता है। भारतवासी, हिंदू, भारत देश, इनमें से कोई नहीं। भारतवासी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है। चित्रात्मक, संकेतात्मक, अक्षरात्मक, इनमें से कोई नहीं। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है यह आपको बताना है। देखिए देवनागरी लिपि जो है ना ये अक्षरात्मक हो लिपि होगी, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी
महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लीजिएगा। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत, पाली, अपभ्रंश या प्राकृत? सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, तत्सम शब्दों का जो मूल स्रोत होता है वो होता है संस्कृत। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो शब्द संस्कृत भाषा से निकले हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो देखिए वही क्वेश्चंस में आ गया, तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 76 से 77 दिए हुए मुहावरों का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चंस क्या है कि पांव बारह होना, दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ, प्रातःकाल। पांव बारह होना, इसका मुहावरा क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। यानी लाभ ही लाभ। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। शैतान की आंत, इसका मुहावरा क्या होगा? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, वी है अत्यंत नग्न वस्तु, सी है बहुत लंबी वस्तु, डी है अत्यंत लाभदायक वस्तु। शैतान की आंत, इसका मुहावरा क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। शैतान की आंत यानी बहुत लंबी वस्तु। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। अधधन गति, अधधन गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है? देखिए, अगर मान लीजिए पेपर में पूछ लिया जाए कि अधोगति की संधि क्या होती है, इसे अगर आप तोड़ते हैं तो इसकी संधि हो जाती है अधधन गति, ठीक है, प्लस अधधन गति। अब इसमें यह पूछा जा रहा है कि इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो देखिए इसमें आप विसर्ग सा देख रहे हैं, अध के आगे विसर्ग लगा है, तो आंख बंद करके विसर्ग संधि पर टिक कर दीजिए। ये ट्रिक है आपकी। अगर आप परिभाषा याद करेंगे, नियम याद करेंगे तो आप हिंदी कभी भी नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। पेपर में ये होगा, टाइम की बचत भी होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा। प्रतिनुमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? मैंने क्या बोला था? स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका, स्टार्टिंग का शब्द उपसर्ग और लास्ट वाला शब्द आपका प्रत्यय होता है। तो इसमें प्रतिनुमति, तो प्रतिनुमति में कौन सा उपसर्ग होगा? प्रति हो जाएगा। प्रतिनुमति यानी प्रति, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, विशेषण के अंत में, क्रिया के अंत में। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं यह आपको बताना है। देखिए कृत्य प्रत्यय जो है ना ये क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि को कहते हैं, शब्द को कहते हैं, छंद को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वर्ण किसे कहा जाता है? देखिए वैसे तो ऑप्शन के हिसाब से होगा इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक बोलने से ही पता चल रहा है कि अनुनासिक, ना जो निकल रहा है वो नाक से निकल रहा है, तो आंख बंद करके नाक और मुंह दोनों से, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, डी है वर्ग के पंचमाक्षर। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये भी क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। हमें तो पता है कि कौन कौन से होते हैं, तो अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? वर्ग के पंचमाक्षर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त, विस्तृत, विग्रह, विच्छेद। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे।
समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, यानी ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसको भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। देवासुर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या बहुप्रिय? देवासुर में कौन सा समास होगा यह आपको बताना है। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। देखिए, देवासुर में कौन सा समास होगा, इसका समास विग्रह क्या होगा? इसका समास विग्रह क्या होगा? इसका समास विग्रह होता है देव और असुर। क्या होगा? देव और असुर। तो देव और असुर जब होगा, देव और असुर, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पाठशाला में कौन सा समास होगा? पाठशाला। तो पाठ अलग है और शाला अलग है, यानी कि पाठ में शाला ना, पाठ में शाला, तो दोनों को जोड़ दिया गया तो पाठशाला हो जाएगा। तो पाठशाला में कौन सा समास हो जाएगा? पाठशाला में हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 से 89 लोक तृतीयों के विकल्पों में से उनके सही अर्थ विकल्पों का चयन कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका मुहावरा क्या होता है? दान के लिए सुपात्र ना होना, बी है गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, सी है बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, डी है अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका मुहावरा क्या होगा? बताइए क्या आंसर होगा। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका मुहावरा होता है अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है कि हसुए के ब्याह में खुरपे के गीत, इसका मुहावरा क्या होगा? शादी के गीत गाना, वी है जश्न मनाना, सी असंगत बातें करना, डी है निचले स्तर की बातें करना। इसकी लोकतृति क्या होगी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। इसका मुहावरा हो जाएगा असंगत बातें करना, यानी सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीम हकीम खतरे जान, इसका मुहावरा क्या होगा? नीम का पत्ता चबाना, नीम से हकीमी करना, खतरनाक चीजें, अल्प ज्ञान भयंकर। नीम हकीम खतरे जान, इसका मुहावरा क्या होगा? तो इसका जो मुहावरा है वो हो जाएगा अल्प ज्ञान भयंकर, यानी डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निर्देश प्रश्न 90 से 91, निम्न प्रश्नों में भाववाचक शब्दों को चुनें। बूढ़ा का भाववाचक शब्द क्या होता है? वृद्ध, बुढ़ापा, बूढ़ी या वयोवृद्ध? बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए, बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा होता है बुढ़ापा, तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महान का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? महंत, महता, महत्व या महंता? महान का भाववाचक संज्ञा क्या होगा ये आपको बताना, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो देखिए, महान का भाववाचक संज्ञा होता है महानता, तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। निर्देश प्रश्न संख्या 92 से 93, निम्न प्रश्नों में विलोम शब्दों को चुनें। रिक्त का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। विराम, पूर्ण, अतिरिक्त या खाली? रिक्त का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। रिक्त का विलोम शब्द होता है पूर्ण, यानी बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विशेष का विलोम शब्द क्या होता है? सामान, समान, सामान्य, रागी। देखिए, विशेष का विलोम शब्द होता है सामान्य, यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 94 से 95, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्धियों को छांटिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको अशुद्ध वाला वाक्य की पहचान करनी है। किसमें अशुद्धि शब्द है? तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अवधी भाषा में ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। लोग यूं ही अक्सर बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं। लोग यूं ही अक्सर बेकार की, तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये गलत शब्द हो जाएगा, ठीक है।
अशुद्धि शब्द से बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग राजस्थान की सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संस्कृत, तद्भव, तत्सम, देशज। तो वो शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होता है? आरक्त, विरक्त, निरक्त, आसक्त। अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए अनुरक्त का विलोम शब्द होता है विरक्त, यानी वी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 98 क्वेश्चन देखेगा। 98 क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? संस्कृत भाषा से जो शब्द लिए गए हों या निकले हों वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आपको ये उसकी पहचान करनी कि इसमें संस्कृत भाषा के सभी शब्द कौन कौन से हैं। हमने देखा और हमको पता भी चल गया। तो इसमें जो आपका ए वाला ऑप्शन जो है आपका कि शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि, ये सभी शब्द जो है ना ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं? यौगिक शब्द की पहचान करनी है आप लोगों को। देखिए इसमें आपका रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय और राजमहल, ये सभी शब्द जो है ना ये यौगिक शब्द हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। किताब, सिनेमा, संतरा, ये सभी शब्द जो है ना ये विदेशी शब्द हैं। तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने पीटीटी 2024 की परीक्षा के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 50 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब बताएं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।